हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DBSK इंटर कॉलेज। तो आज हम स्टडी करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। लेसन नेम है सामान्य संक्रामक रोग। लेसन नेम क्या है? सामान्य संक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम आपको संक्रामक रोग के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, जो कि हमने हेडिंग में प्रस्तावना के रूप में दर्शा दिया है। तो इसमें हम जानेंगे कि ये संक्रामक रोग क्या चीज़ हैं और कैसे फैलते हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा ही पनपते हैं अर्थात उगते हैं, ऐसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। जीवाणु असंख्य प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से सभी जीवाणु ना तो रोग फैलाते हैं और ना ही मनुष्य के लिए घातक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जीवाणु मनुष्यों के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो किस प्रकार से लाभदायक हैं? जैसे जीवाणुओं के द्वारा दही का जमना, ठीक है। दही किससे जमती है? जीवाणुओं द्वारा। आगे है सिरके का बनना। तो इस प्रकार से जीवाणु मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। आगे है कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। किस प्रकार से हानिकारक होते हैं? जब किसी रोग के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वे तेजी से बढ़ने लगते हैं तथा शीघ्र ही या जल्दी ही अपने प्रभाव से व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। अब आगे हमारा अगला हेडिंग है संक्रामक रोगों का फैलना। संक्रामक रोग किस प्रकार से फैलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें है जल एवं आहार के माध्यम से। आहार मतलब भोजन, खाद्य पदार्थ, ठीक है। जल एवं आहार के माध्यम से। और दूसरा है वायु द्वारा। तीसरा है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। और चौथा है रक्त या कीड़ों के काटने से। तो इसमें पहला पॉइंट है जल एवं आहार के माध्यम से किस प्रकार फैलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जल है आपका, वो अशुद्ध जल है, ठीक है। उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होंगे, तो जो आप उस जल को ग्रहण करोगे या फिर उससे भोजन पकाओगे तो वो उसी भोजन और जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आपके शरीर को क्षतिग्रस्त बना देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं जल एवं आहार के माध्यम से। और आपका दूसरा पॉइंट है वायु द्वारा, ठीक है। तो वायु द्वारा भी ये फैलते हैं और काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, कोई व्यक्ति जब छींकता है तो जितने भी वायरस निकलते हैं, ठीक है, उस छींकने की वजह से तो हवा में वो फैल जाते हैं और उसके संपर्क में जो आता है उस व्यक्ति को वो रोग हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब है कि जैसे आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष संपर्क है। तो इसके द्वारा भी आपके शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। और चौथा पॉइंट है रक्त या कीड़ों के काटने से। रक्त या कीड़ों के काटने से। तो रक्त से किस प्रकार ये फैलेंगे? जैसे अगर किसी को
कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको जब इंजेक्शन लगाया जाता है और वही इंजेक्शन चेंज ना किया जाए, वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो उस दूसरे व्यक्ति अर्थात वो दूसरा व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा उस बीमारी से, तो उसी निडिल के द्वारा ही उस व्यक्ति को भी वही बीमारी हो जाएगी, ठीक है। वो अर्थात कहने का तात्पर्य है, मतलब वो इंजेक्शन के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और कीड़ों के काटने से भी फैलता है संक्रामक रोग। आगे है लक्षण, ठीक है। लक्षण में हम क्या देखते हैं, अधिकांश संक्रामक रोगों की स्थिति में व्यक्ति को ठंड लगती है तथा शरीर पर दाने भी निकल आते हैं और शरीर का जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है, काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है रोकथाम। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका आगे है सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय। सामान्य संक्रामक रोगों का परिचय, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वायरस द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है। वायरस द्वारा फैलने वाले रोग सबसे पहला है चेचक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स या चेचक। इसको बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यह जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, अर्थात ये वायरस के द्वारा फैलता है। और ये किस अंग को प्रभावित करती है, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो ये किस अंग को प्रभावित करती है, तो देखिए इसमें यह जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। यह संपूर्ण शरीर को क्या कर देती है, प्रभावित करती है। और इसके जो वायरस के नाम हैं, विषाणु के नाम हैं, वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। और आपका लक्षण है कि कैसे पता चलेगा कि चेचक हुआ है, ठीक है। तो इस लक्षणों के द्वारा हम चेचक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तेज बुखार हो जाता है तथा शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। अब इसका उपचार देखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसमें है, यह रोग निश्चित अवधि के उपरांत, निश्चित अवधि मतलब एक समय के उपरांत, अवधि मतलब समय होता है, निश्चित अवधि के उपरांत अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो चेचक है कुछ दिन तक निकलता है, अर्थात जब ये निकलना शुरू होता है तो कुछ दिन तक रहता है, फिर अपने आप ही ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाना अवश्य चाहिए, ठीक है। प्रत्येक सदस्य को चेचक का टीका लगाना अनिवार्य है। अब हम पढ़ेंगे छोटी माता, चिकन पॉक्स। क्या है चिकन पॉक्स, छोटी माता। अब तक तो आप चेचक या स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता के बारे में स्टडी किए, अब करेंगे छोटी माता। यह भी जो है वायरस द्वारा फैलती है और इसमें भी बिल्कुल प्रभावित अंग जो है, देखिए मैं यहाँ पे इसका कमेंट नहीं दर्शाई हूँ, बस आपको दूसरा पॉइंट लिख दी हूँ कि छोटी माता या चिकन पॉक्स, तो ये वायरस द्वारा फैलती है। सेम लक्षण इसमें भी प्रकट होते हैं जैसे आपके स्मॉल पॉक्स में हैं, अर्थात बड़ी माता में हैं, ठीक है। सेम वही प्रभावित अंग भी होंगे और विषाणु के नाम भी होंगे, लक्षण भी वही होंगे और उपचार भी वही होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, खसरा, ठीक है, कि ये खसरा क्या चीज़ है और कैसे होता है। तो ये खसरा भी वायरस के द्वारा ही होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रभावित अंग हैं
ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है और इसके विषाणु का नाम है मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस, ये इसके विषाणु का नाम है। आगे देखते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण। अब इसमें हमें देखना है कि शरीर पर लाल दाना, लक्षण इसमें ये पता चलता है कि शरीर पर जो है लाल लाल दाने निकल आते हैं और खुजली भी काफ़ी तेज़ी से होती है। अब इसका उपचार देखिए। बच्चों को खसरे का टीका लगवाना चाहिए। यह टीका बच्चों को 9 महीने की उम्र में लगता है, अर्थात जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसको जो है ये टीका लगवा देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है हमारा रेबीज। क्या है? रेबीज। इसको जो है हम अदर नेम से भी जानते हैं, अलर्क। रेबीज या अलर्क, ठीक है, इसको 2 नामों से जाना जाता है। और रेबीज भी जो है आपका वायरस के द्वारा फैलता है और ये प्रभावित अंग जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस पे इफेक्ट डालता है तंत्रिका तंत्र पे, ठीक है। और इसके विषाणु का नाम है रैबिडो वायरस। क्या है? रैबिडो वायरस, ठीक है। और इसमें लक्षण देखिए, रोगी पागल हो जाता है तथा जीभ बार बार बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो ये रेबीज होता कैसे है? जैसे पागल कुत्तों के काटने से, ठीक है, पागल कुत्तों के काटने से जो उनके मुख में लार्वा रहता है वो लार्वा जो है दूसरे बॉडी में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है और रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है कि काटने के स्थान और खरोंचों को, ठीक है, जहाँ पे आपको खरोच लगी हो, अर्थात कैसे लगी हो? किसी पागल कुत्ते के काटने से, ठीक है, तो उन खरोचों को 15 मिनट तक पोविडोन आयोडीन से धोना चाहिए। यह कुछ हद तक रेबीज के रोकथाम में प्रभावित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप टीका नहीं लगवाते हो तब तक इसे जो है पोविडोन आयोडीन से धोना चाहिए। कम से कम यह कुछ समय तक राहत दिलाती है, ठीक है। आगे है जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। अब तक आप वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि वायरस से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं। अब आप बैक्टीरिया के बारे में जानिए, अर्थात जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो सबसे पहले है हैजा, ठीक है, हैजा रोग है, ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है, अर्थात बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। और इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यह जो है आंत को प्रभावित करता है। हैजा के बारे में हमने जो है आपको इसके पहले वाले लेसन में बता दिया है, ठीक है। तो यह आंत को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का जो नाम है वो है विब्रियो कॉलेरी। क्या है? विब्रियो कॉलेरी। अब इसके लक्षण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो इसमें देखिए लगातार दस्त और उल्टियाँ होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि शरीर में निर्जलीकरण हो जाते हैं, अर्थात पानी की कमी हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे? तो देखते हैं। हैजे की दवा नाइट्रोन्यूक्लेटिक एसिड की 10 बूंदें अमृत धारा की 4 से 5 बूंदों के साथ सेवन करने से लाभ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। अब आगे चलते हैं टाइफाइड, ठीक है, ये अगला डिजीज है टाइफाइड। ये टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये भी इस डिजीज में भी आंत को प्रभावित करता है। इसमें टाइफाइड में जो प्रभावित अंग है वो आंत को ही प्रभावित करता है और इसमें जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है।
साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। इसमें लक्षण देखिए कि कैसे समझेंगे कि टाइफाइड बुखार है, तो इसमें क्या हो जाता है कि तेज बुखार और सिर दर्द होता है, ठीक है ना, और कभी कभी तो भूख भी नहीं लगती है। और अब देखिए इसका उपचार, किसी योग्य चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए, ठीक है। आगे है डिप्थीरिया, अगला डिजीज है डिप्थीरिया, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है, अर्थात जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और इसी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो जीवाणु है, इसी जीवाणु के द्वारा डिप्थीरिया रोग फैलता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं लक्षण, कि इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं। तो सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है, इसलिए कि ये जो है किसको प्रभावित करते हैं? श्वास नली को, ठीक है। तो श्वास नली को जब प्रभावित करेंगे तो सांस लेने में कठिनाई होगी और दम घुटने लगेगा, अर्थात सांस फूलने लगता है, ठीक है। इसका जो उपचार है, किस प्रकार से इसका उपचार किया जाएगा, देखिए इसमें बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद, बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगाया जाता है। यह टीका जो है बच्चों को 3 रोगों से बचाता है, ठीक है। पहला तो डिप्थीरिया रोग से बचाता है, जिसके बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, और दूसरा टिटनेस से भी बचाता है, और तीसरा आपका काली खांसी से भी बचाता है। कैसे बचाता है? जब बच्चों को जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उस जन्म के 6 सप्ताह बाद उसको डीपीटी का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला डिजीज है और अगला पॉइंट है प्लेग। तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है, प्लेग। और इसमें प्रभावित अंग जो हैं ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। तो इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। इसी के द्वारा जो है प्लेग फैलता है। लक्षण देखिए, इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं प्लेग में? तो तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ हो जाती हैं। तेज बुखार के साथ शरीर पर क्या हो जाती हैं? गिल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसका उपचार देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन जैसी दवाइयों से प्लेग का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है, ठीक है। आगे है अगला डिजीज काली खांसी। क्या है? काली खांसी। तो इसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। काली खांसी में हमारे शरीर के ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम है हीमोफिलस परट्यूसिस, हीमोफिलस परट्यूसिस, ठीक है। अब इसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है? काली खांसी में लगातार खांसी आता है, ठीक है। इसके एक ही लक्षण मेन है कि इसमें लगातार खांसी आता रहता है, ठीक है। अब इसमें देखिए उपचार क्या है कि बच्चों को जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? प्रभावित अंग, अब हम अगले डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मलेरिया, ठीक है। अब तक हम जितने भी डिजीज पढ़े हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण हुए हैं। अब हम एक नए डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो है मलेरिया
और ये मलेरिया रोग जो है आपके प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, अर्थात परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ठीक है ना। इसमें जो है प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, ये जो है साइड इफेक्ट डालता है तिल्ली और आरबीसी पे। इसका जो परजीवी है अर्थात इसका जो प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया रोग फैलता है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, इसके परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और वाहक मच्छर जो है मादा एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है और इसका परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है जिसके द्वारा ये फैलता है? प्लाज्मोडियम। अब इसमें क्या है? लक्षण। इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि ठंड के साथ बुखार आ जाती है, ठंड के साथ बुखार होने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर गर्मी का समय है और किसी को मलेरिया हो गया तो गर्मी के समय में उसको ठंडी महसूस होती है। ठीक है, अब इसका उपचार देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा टिप्स है उपचार में, उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इसके नीचे हम उपचार लिखे हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। आपका यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका आंसर यही आएगा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकुलाच ने किया था। किस सन में किया था? तो 1827 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं कि मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। ठीक है, मलेरिया रोग की जो पुष्टि है, जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो रक्त की बूंदों तथा पीएफ मामलों में आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, ये तो कुछ मलेरिया के टिप्स थे। अब इसमें देखते हैं इसके उपचार। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। ठीक है, ये औषधि के नाम हैं। तो इतने औषधि जो है आपको मलेरिया में लेने चाहिए। आगे देखते हैं नोट्स में, यहाँ पे देखिए लेवरन 1880 ईस्वी में, लेवरन ने जो है सन 1880 ईस्वी में, ठीक है, लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। ठीक है, अब यहाँ से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मोडियम की खोज जो है किसने की? तो लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी अर्थात लेवरन ने प्लाज्मोडियम की खोज की। ठीक है, अब आगे देखते हैं रोनाल्ड रास सन 1887 ईस्वी में, रोनाल्ड रास, ये सब साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा ये भी बताएं कि मच्छर ही इसका वाहक होता है, अर्थात इसके कारण ही मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। अब आगे चलते हैं, एक नए डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, टिटनेस। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसमें जो है प्रभावित अंग आपका तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। तो इसमें देखते हैं जीवाणु के नाम क्या हैं। टिटनेस के जीवाणु का नाम क्या है जिसके द्वारा टिटनेस रोग फैलता है? ठीक है, तो टिटनेस के जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और इसके लक्षण हैं, लक्षण देखिए क्या दिखाई देते हैं टिटनेस में? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन व
जबड़े का बंद होना। ठीक है, अब इसमें हम उपचार देखेंगे। टिटनेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो चोट लगने पर तुरंत ही ATS का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को अगर किसी को चोट लग गया है तो उसे ATS का टीका लगवाना चाहिए, जिससे कि टिटनेस रोग से बचा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। ये दूसरा डिजीज है हमारा, जो कि एक कवक द्वारा फैलता है। हाथी पांव या एथलीट फूट, हाथी पांव या एथलीट फूट, इसको फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा करके सब लोग हाथी पांव या फाइलेरिया ही जानते हैं, लेकिन इसका अदर नेम है एथलीट फूट। और यह रोग जो है कवक या फंगाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगाई। ठीक है, यह रोग कवक द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, कवक द्वारा फैलता है। कवक का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन जिसमें सिर्फ कवक की स्टडी की जाती है, वो आपका कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब कवक में देखते हैं कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें ध्यान से, पैरों की त्वचा के कटने से पैरों में सूजन आ जाता है। पैरों की त्वचा कटने से अगर कहीं पे कट गया है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सूजन आ जाता है। और कवक का जो नाम है वो है टीनिया पेडिस। क्या है, टीनिया पेडिस। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी हम आपको फाइलेरिया के बारे में दे दें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाथी पाँव या फाइलेरिया या एथलीट फूट क्या है। तो तीनों एक ही शब्द है और ये एक ही डिजीज है। अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये एक ही डिजीज है। ठीक है, तो यह रोग जो है फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। ठीक है, इसमें देखिए हम कृमि की बात कर रहे हैं, तो इस कृमि का संचारण मतलब फैलने का जो माध्यम है क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। अर्थात जब वो काटते हैं मच्छर, जब मादा मच्छर काटते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, इस रोग में पैरों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। इस रोग को हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कवक द्वारा होने वाले रोग। ये तो आपका जो एथलीट फूट या हाथी पांव है, ये तो कवक द्वारा ही हुआ है, लेकिन हम आपको अदर जानकारी देते हैं कि कवक द्वारा कितने रोग होते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, और आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे आप जानने के बाद जो है आपको कवक के जितने भी डिजीज़ हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमने रोग डाला है, दूसरी तरफ हमने उसके कवक का नाम लिखा है। तो पहला है दमा और दूसरा है एथलीट फूट, तीसरा है खाज, चौथा है गंजापन और लास्ट है दाद। ठीक है, तो इसको हम अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए ट्रिक क्या है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा से आपका गंजापन हो गया। ठीक है, दमाद, दमा से आपका ये दमा रोग हो गया, बचा आपका दा। ठीक है, तो दा से हो गया दाद और खाए फ्रूट, खा से हो गया खाज, ए से हो गया एथलीट फूट। ठीक है ना, खाए फ्रूट में आपका खा से खाज हो गया और ए से एथलीट फूट। ठीक है, तो दमा, इसके कवक का नाम क्या है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। और आपका दूसरा डिजीज है एथलीट फूट, इसके कवक का नाम है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस कवक के कारण जो है आपको एथलीट फूट नामक डिजीज हो जाता है। और तीसरा है खाज, इसके कवक का नाम है
एकेरस इसके बीज, और आपका चौथा है गंजापन जो कि टीनिया कैपिटस से होता है। आपका जो दाद है ट्राइकोफैटान लेस्कोस है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतनी ही हम जानकारी देंगे आपको। ओके, थैंक यू।